नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है। लगातार तीसरे दिन आज भी 4 लाख से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। लेकिन इसके साथ ही लोगों की जो चिंताएं हैं वो तीसरी लहर को लेकर अब बढ़ने लगी हैं। अब दूसरी लहर का जो कहर है वो खत्म हुआ नहीं है और तीसरी लहर के नाम पर लोगों में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सरकार की ओर से तीसरी लहर की भयावहता को लेकर बड़ी बात कही गई है। केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा कि देश में अगर जरूरी कदम उठाए गए तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर को मात दी जा सकती है। वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा कि अगर कोरोना के खिलाफ कठोर कदम उठाए तो तीसरी लहर को चकमा दे सकते हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर गाइडलाइंस को राज्यों, जिलों और शहरों में प्रभावी तरीके से कोरोना के निर्देशों को लागू करना होगा। लेकिन दूसरी लहर से ने ही देश की कई राज्यों की कमर तोड़ कर रख दी है। हालात इतने खराब होते नजर आ रहे हैं कि कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आते हैं तो कई राज्यों में लगातार जो संक्रमण दर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। The third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts, and in the cities everywhere. The guidance about precautions, about surveillance, about containment, and about treatment, and about testing. This insidious asymptomatic transmission can be stopped if we follow the guidance. वो राज्य साथ वाली टेबल पे हैं और क्रमतावश वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार। केस पॉजिटिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि बताता है कि हमारे कितनी मात्रा में केसेस हैं और किस प्रकार से वो फैले हुए हैं। तो यदि हम केस पॉजिटिविटी लेस देन 5% देखें तो ऐसी 3 राज्यों या यूटीज में है। 5 से 15% पॉजिटिविटी 9 राज्यों में है और 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी 24 राज्यों में है। वो कौन से राज्य हैं ये हम देख सकते हैं कि जैसे गोवा में लगभग 48% है, हरियाणा में 30 से ज़्यादा है, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, सिक्किम, इस प्रकार उड़ीसा। इस प्रकार से इन राज्यों में पॉजिटिविटी हम देखते हैं कि काफ़ी हाई है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो चिंता का विषय है क्योंकि लगातार कई राज्यों की जो स्थिति है वो भयावह होती नजर आ रही है। अब आपके शहर, आपके राज्य की कैसी स्थिति है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम हमारे संवाददाता लगातार मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। सबसे पहले मुंबई का हम रुख करते हैं, महाराष्ट्र की रिपोर्ट कार्ड को हम जानने की कोशिश करते हैं। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सोनी, पूरे महाराष्ट्र की क्या रिपोर्ट है और खासतौर पर मुंबई में क्या राहत मिल रही है अभी? जी मोहित, देखिए मुंबई में जरूर राहत मिल रही है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार आंकड़े अभी भी बरकरार है 51,000, 52,000, 55,000 के आसपास, वहीं मौत के जो आंकड़े हैं वो कहीं कहीं डराने वाला है। पिछले 24 घंटे में अगर 920 लोगों की मौत हो जाती है तो जाहिर तौर पर ये आम जनता के अलावा महाराष्ट्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। लगातार महाराष्ट्र सरकार इस पर मंथन कर रही है, लेकिन सबसे अहम बात मोहित, देखिए अप्रैल और मार्च की अगर बात करें तो कम से कम 1,47,000 बच्चे जो है प्रभावित है, जिसमें 1 से 10 साल के बच्चे हैं। ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि करीब 17 बच्चों की इस पूरे मामले में मौत हुई है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार अब उन पर भी ध्यान दे रही है। महाराष्ट्र सरकार बार बार ये कर रही है कि बड़ों की लापरवाही के चलते बच्चे भी लगातार अब प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें ये इतना बड़ा आंकड़ा वो कहीं कहीं मोहित ये आंकड़ा है जो कहीं कहीं सरकार की नींद उड़ाने वाला है। जी सत्यप्रकाश सोनी, क्योंकि दूसरी लहर चल रही है और उसकी चपेट में लाखों लोग आ चुके हैं, लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, करोड़ों लोग प्रभावित हैं। अब तीसरी लहर की चर्चा हो रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जल्द ही तीसरी लहर भारत में आ सकती है। तो उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार क्या कदम उठाती नजर आ रही है? लोगों के अंदर तीसरी लहर को लेकर किस तरह के विचार नजर आ रहे हैं? जय तो मोहित, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कल देर शाम
पीडियाट्रिक टास्क फोर्स के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ये बोला गया है कि आने वाले समय में जिस तरह से कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उसको लेकर चौकन्ना होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये भी बताया जाए कि तीसरी लहर में ज्यादातर जो है बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि दूसरी लहर में भी देखा गया कि तमाम बच्चे प्रभावित हुए हैं, कई लोग बच्चों की मौत भी हुई है। हालांकि बच्चों का जो इम्यूनेशन पावर काफी स्ट्रांग होती है, काफी बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं, काफी वक्त लगता है। लेकिन जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए बेहद खतरा है। हालांकि बच्चों में के लिए और सत्यप्रकाश सोनी, वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपडेट है? वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र में किस तरह की स्थिति है? क्या उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरह से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए। जिस तरह से सरकार कर रही है कि 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेशन कर दिया गया। अभी भी काफी लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन की जरूरत है। हालांकि वैक्सीन की आए दिन कमी के चलते जो है 45 से ऊपर जो तमाम लोग हैं उनको सेकेंड डोज नहीं दिया जा सका है, ताकि फर्स्ट डोज के लिए भी काफी लोग कतार में खड़े हैं। लेकिन आए दिन जिस तरह से वैक्सीन की कमी देखी जा रही है उसको लेकर क्रमबद्ध तरीके से लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो वैक्सीन सेंटर पे जाने और भगदड़ न मचाने की बात कही जा रही सरकार द्वारा। और सत्यप्रकाश सोनी, जो लोग 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपडेट है? उनको भी लगातार बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, तो क्या महाराष्ट्र में 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन मिल पा रही है? देखिए मोहित, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है, ऐसे में ये करना बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को वैक्सीन दिया जाए। लेकिन वैक्सीन आती है और दूसरे दिन ही खत्म है। जिस तरह से बताया गया कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए 9 लाख वैक्सीन आई थी, लेकिन अब जो है महज 1 लाख ही रह गई है। 8 लाख जो है वैक्सीन ऑलरेडी लोगों को दी जा चुकी है। ऐसे में लगातार जरूरत बढ़ रही है, लगातार लोग उत्सुक भी हैं, लगातार वो जो वैक्सीन सेंटर पे भी जा रहे हैं। लोगों में उत्सुकता इस बात की भी है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाया जाए। लिहाजा जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों का डर का भय का भी माहौल हो गया है कि किस तरह से स्थिति बिल्कुल लगातार बिगड़ती जा रही है। अन्य राज्यों से भी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से संस्थान की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, बेड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तमाम चीजों की जो किल्लतें लगातार लोगों को ध्यान में आ रही है। लिहाजा अब लोग जो वैक्सीन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़े, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की, मुंबई की तमाम तस्वीरें आपके सामने बयां की कि किस तरह के हालात वहां पर हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की कैसी स्थिति है, मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या ताजा अपडेट है, वही जानने की हम कोशिश करेंगे। इंदौर से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, इंदौर और मध्य प्रदेश की किस तरह की स्थिति कोरोना को लेकर ताजा अपडेट के साथ विस्तार से बताएं। मोहित, सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो लगातार जो है जिस कदर अप्रैल माह में सबसे ज्यादा आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे थे, लगातार मौतों का आंकड़ा भी मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा था अप्रैल माह में। लेकिन अब जो कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश में लगाया गया था वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े हैं और पॉजिटिव रेट है वो बेहद ही कम होता नजर आ रहा है और रिकवरी रेट काफी अच्छा हो रहा है। मध्य प्रदेश में पहली बार दफा है कि प्रत्येक जिले की बात करें तो जो जिस कदर अप्रैल माह में बेडों के लिए लोगों का हाहाकार मचा हुआ था, बेडों की किल्लतें काफी ज्यादा सामने आ रही थी, लोग पैसे देके बेड लेने के लिए मजबूर हो रहे थे और बेड की भी कालाबाजारी लगातार जारी थी। लेकिन अब ऐसा देखने में आया कि मध्य प्रदेश के चाहे वो इंदौर या भोपाल हो, जिन अस्पतालों में लंबी लंबी वेटिंग लगती थी, लोग बाहर अपने बेड के लिए नंबर लगाने के लिए घंटों इंतजार करते थे या कई दिनों बाद उनका नंबर आता था, बेडों की भी वेटिंग चलती थी, वहां पर अब देखने में आया है कि बेड भी वहां खाली मिल रहे हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में जो पॉजिटिव रेट था 28 की रेट से था वो अब 17.9 आ चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश में अगर मोहित आंकड़ों की बात करें तो 65,262 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से मध्य प्रदेश में 11,708 मामले कोरोना के सामने आए हैं। साथ ही 84 लोगों की पूरे मध्य प्रदेश में मौतें हुई है। वहीं इंदौर की बात करें तो 1753 लोग जो है कोरोना से पॉजिटिव आए हैं। वहीं 1576 लोग भोपाल से कोरोना के मरीज जो है सामने आए हैं। वहीं अगर हालांकि जो ठीक होने वाले हैं लगातार जो है
पिछले 7 दिनों से काफी ज्यादा लोग जो है ठीक होकर अपने घरों को जा रहे थे। जितने लोग पॉजिटिव आ रहे थे उससे ज्यादा कहीं लोग ठीक होकर घर जा रहे थे। लेकिन कल की बात करें तो कल हालांकि ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा जो है वो कम रहा, जिसमें 4,815 लोग ही ठीक होकर अपने घरों को गए हैं। अभी भी मध्य प्रदेश की बात करें तो 95,423 मामले जो है अभी भी कोरोना के एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में हालांकि पिछले दिनों की बात करें तो उस औसतन बात करें तो मध्य प्रदेश में अब जो है कोरोना कर्फ्यू का काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से ही आज संभव हो पाया कि मध्य प्रदेश में जो आंकड़े जिस कदर बढ़ रहे थे वो अब बेहद कम नजर आ रहे हैं और जनता के लिए, आम जनता के लिए भी एक सुकून भरा समय है, अवसर है। और उसके लिए भी ये खबर है कि अब जो है कोरोना से जो है अगर सब लोगों ने कोरोना कर्फ्यू का इसी तरह एहतियातन पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस जंग को जीतने में कामयाब और कारगर साबित हो सकते हैं। जी मोहित। लेकिन तीसरी लहर को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में जल्द ही तीसरी लहर आ सकती है। मध्य प्रदेश सरकार तीसरी लहर को लेकर क्या सचेत है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि लोगों में तीसरी लहर को लेकर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, तीसरी लहर का जब से मध्य प्रदेश में सरकार ने तीसरी लहर के लिए सभी को सचेत कर रखा है और निश्चित तौर पर तीसरी लहर के लिए साफ साफ दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लोगों को जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि चूंकि जिस कदर मध्य प्रदेश में और पूरे देश में दूसरी लहर जो है काफी ज्यादा भयावह थी और दूसरी लहर में देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव रेट जो है, पॉजिटिव आंकड़े सबसे ज्यादा सामने आए। काफी ज्यादा दिक्कतें भी आम जनता को देखने को दूसरी लहर में ही सामने आई हैं। वहीं मौतें भी सबसे ज्यादा दूसरी लहर में ही सामने आई। तो इसी को देखते हुए अब तीसरी लहर का एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह भी इससे कहीं ज्यादा भयावह हो सकती है। हालांकि सरकार अब एहतियातन के तौर पर जो है कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाती जा रही है और अभी यही वजह है कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से, क्योंकि दूसरी लहर जिस कदर काफी ज्यादा भयावह थी और उस चेन को तोड़ने में कोरोना कर्फ्यू काफी कारगर साबित हुआ है। तो इसी वजह से अब एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार ने, हालांकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 17 मई तक यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू जरूर लगा दिया है और किसी तरह के आवाजाही पर, पूरी तरह की गतिविधि पर प्रतिबंधन है और काफी ज्यादा सख्त पुलिस प्रशासन भी नजर आ रहा है। जो लोग बेवजह घूम रहे थे अब उनके खिलाफ काफी ज्यादा कड़ी दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही सबसे ज्यादा अभी जोर दिया जा रहा है वैक्सीनेशन पर, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी काफी कारगर साबित हो रहा है कोरोना में। तो ऐसे में हालांकि वैक्सीनेशन की अभी कमी जरूर थी मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा, जहां 18+ उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीनेशन का लाभ देना था, लेकिन वैक्सीनेशन की शॉर्टेज की वजह से वो व्यवस्था नहीं की जा सकी थी। लेकिन अभी फिलहाल कल से एक बार फिर चालू की गई है। हालांकि उतनी मात्रा में वैक्सीनेशन जरूर नहीं है जितनी मात्रा में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़े सेंटरों में जरूर उन लोगों को भी मौका दिया जा रहा है जो 18+ उम्र के लोग हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का अब ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है। गणेश तिवारी, क्योंकि भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, खासतौर से जो युवा हैं उनका जोश देखने को मिल रहा है, लेकिन उनकी एक आरोप है, उनका शिकायत उनकी ये है कि वो सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही और उसके बाद जब दोबारा वो वहां पर पहुंचते हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं उन्हें कब आना है, कोई जवाब उन्हें नहीं मिलता। जब दोबारा वो वहां पहुंचते हैं तो उनका वहां पर यह लगा दिया जाता है कि जिस दिन उन्हें तारीख मिली थी उस दिन वो आए नहीं। इस तरह की जो आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर क्या सरकार कदम उठाती नजर आ रही है? प्रशासन इसको लेकर सचेत है? सरकार ने इस पर सख्त हिदायत दी। हालांकि ऐसे मामले जो है जरूर सामने आए हैं जहां पर लोग वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन, चूंकि 18+ के उम्र के लोगों में काफी ज्यादा इसके लिए उत्सुकता थी, जोश था और काफी ज्यादा लोगों ने जो है वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। क्योंकि पहले लोग वैक्सीनेशन लगवाने से कतरा रहे थे, लेकिन जब से कोरोना ने विकराल रूप लिया उसके बाद लोग जो है लोग इसके प्रति, वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हुए। तो हालांकि ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा है। लेकिन चूंकि बहुत बहुत धन्यवाद गणेश तिवारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, मध्य प्रदेश के तमाम हालातों से रूबरू कराने के लिए। लेकिन इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी आपके क्षेत्र, आपके राज्य का अपडेट अभी बाकी है।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध इस पावन पवित्र अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस स्थान ते एक पवित्र खूह है, उस खूह विच करवाया। इस स्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरु मंत्र। वाहे गुरु वाहे तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार आपके राज्यों, आपके क्षेत्रों की हम स्थिति आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना को लेकर ताजा अपडेट क्या कुछ नजर आ रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ का हम रुख करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ एसडी राज वहां से जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ, तमाम कोरोना के लेकर ताजा अपडेट के साथ में। एसडी राज, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कोरोना के अपडेट है, विस्तार से बताएं। तो हमारे संवाददाता संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एसडी राज हमारे संवाददाता। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां की स्थिति फिलहाल भयावह होती नजर आ रही है। खासतौर पे हम बताएं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें यह दावा किया गया है कि देश के 24 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 15% से ऊपर है, जो कि एक गंभीर माना जाता है। लेकिन ये तो 15% है, लेकिन इसके अलावा कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट और भी ज्यादा गंभीर स्थिति में नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच तस्वीर बहुत विचलित करने वाली सामने आ रही है, क्योंकि अब तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं तेज है। लोगों के मन में भय और भ्रम का माहौल है। लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी कि क्या सरकारें भी सचेत हैं? सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठा रही है? तीसरी लहर को लेकर क्या अभी से लेकर इसको लेकर सतर्क हैं? तो एसडी राज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर छत्तीसगढ़ की। एसडी राज, क्या कुछ अपडेट कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं, विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ जैसे कि जब कोरोना ने सबसे पहले पैर पसारना चालू किया तो महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ को ही गिना गया था। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा प्रकोप था कोरोना का, जिस तरीके से आपको मैं बताना चाहूंगा। और उसके बाद राजधानी रायपुर और भिलाई इस तरह से संक्रमित हो गया था कि जिस तरीके से वहाँ पे जाने लायक भी नहीं था। और लॉकडाउन सबसे पहले भिलाई में लगाया गया था, और लॉकडाउन जब से भिलाई में लगा गया है अब 17 मई तक का वहाँ पे लॉकडाउन का कंटिन्यू चल रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लॉकडाउन और कर्फ्यू जो लगाया गया उसके बाद से अब छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखने को नजर आ रही है। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि जो कोरोना से संक्रमित लोग एडमिट है उनको भी उसी हिसाब से उपचार हो रहा है और वापस डिस्चार्ज होकर भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोरोना का चैन तोड़ने में छत्तीसगढ़ अभी कहीं ना कहीं कामयाब होना चालू कर दिया है। क्योंकि जी, मैं आपको बताना ये भी चाहूंगा, जिस तरीके से पश्चिम संभाग जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ बॉर्डर माना जाता है, जिस तरीके से वहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब चारों राज्य उनसे बॉर्डर में लगा होता है। और जो कि अब मैं जिस तरीके से वहाँ पे जानकारियां जो आ रही है, जो आंध्र प्रदेश में जो नई लहर जो आ रही है, जिसमें दूसरे या तीसरे दिन में ही आदमी की मौत हो जा रही है, तो इसलिए शासन द्वारा इतनी कड़काई से वहाँ पे बॉर्डर में सील किया गया है कि बाहरी व्यक्ति दूसरे राज्य से अगर इस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में अगर आता है कोई व्यक्ति, तो उसकी पूरी तरह से जांच किया जाए, उसके बाद ही उसको लाया जाए। या तो 24 घंटे के पहले का जो कोई जांच की उसके पास रिपोर्ट हो, तो उसको दिखाने के बाद ही उसको राज्य में प्रवेश किया जाए। ऐसे जानकारी वहाँ से आ रही है और बहुत पूरे तरीके से चारों तरफ। लेकिन वैक्सीनेशन को क्या लेकर क्या अपडेट है श्री राज? वैक्सीनेशन को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है, क्या स्थिति वहां पर है? जी, मैं वैक्सीनेशन के विषय में आपको बताना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पे जो 18 साल से 44 साल के बीच के जो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए शासन द्वारा कहा गया था, तो उसमें ये कहा गया था कि अंत्योदय राशन कार्ड जिनके पास है उनको पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो इसमें जोगी कांग्रेस के अमित जोगी जी ने याचिका दायर की थी
हाईकोर्ट में दायर करने के बाद वहां से ये आदेश आता है कि ऐसा कोई गरीबी और अमीरी इसका कोई निर्धारित नहीं होना चाहिए वैक्सीनेशन में। तो इससे ये अभी ये हो गया, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 18 साल से 44 साल के जो भी युवा वर्ग के लोग हैं, तो उनको सभी को वैक्सीनेशन किया जाएगा ये कहा जा रहा है। और वैक्सीनेशन के बाद ये कहा जा रहा है, सीएम भूपेश बघेल जी ने ये सीधा कहा है कि वैक्सीनेशन की कमी हमारे पास अभी भी है, पहले भी थी, लेकिन ये वैक्सीनेशन की कमी कब तक पूरी होगी, क्या होगी, ये इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद एस.डी. राज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम अपडेट जो छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर थे वो आपने सुने, लेकिन साथ में अब हरियाणा का क्या कुछ स्थिति वहां की है, अंकुर कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबाला से तमाम जानकारी के साथ में। अंकुर, क्या कुछ अपडेट कोरोना को लेकर पूरे हरियाणा से और खास तौर से अंबाला में क्या देखने को मिल रहा है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, अगर बात करें, हम शुरुआत करते हैं अंबाला से, तो अंबाला में लगातार जो कोरोना है वो जानलेवा साबित हो रहा है। दिन प्रतिदिन जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, कभी 11 मौतें हो रही हैं तो कभी 12। अगर हम करें बात कल की करें तो कल जो कोरोना की वजह से अंबाला में 10 की मौत हुई है और 408 नए केस सामने आए हैं। जिस हिसाब से हम कुल मिला के बात करें तो यह जो कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 4588 हो गई है। तो अगर कुल मिला के बात करें तो जब हमने यहाँ पर अगर बात करें तो एम्बुलेंस की, उसके बाद जो कोरोना महामारी को लेकर जो एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं वह भी बड़ी अटपटी नजर आ रही हैं। यहाँ पर बात करें, जब हमने यहाँ पर आंकड़े जानने चाहे कि कुल जो एम्बुलेंस है वो 22 एम्बुलेंस यहाँ पर दौड़ रही हैं, जिनमें से एक एम्बुलेंस शवों को लेने और छोड़ने का काम करती है और एक जो एम्बुलेंस है वो एनजीओ द्वारा दान की गई है। अगर देखा जाए तो अंबाला में जिले में मात्र 20 एम्बुलेंस ही हैं, जिसमें से 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी वेंटिलेटर युक्त है और बाकी जो 17 है वो ऑक्सीजन युक्त है। अंकुर, अगर हम देखें, क्योंकि अंबाला से ही जो स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि जो एम्बुलेंस के चालक हैं, संचालक हैं, वो मनमानी कर रहे हैं, अपने मनमानी के हिसाब से पैसे ले रहे हैं, उस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं। क्या उस पर कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें क्या 2 दिन से पहले भी ये काफी तस्वीरें वायरल भी हुई हैं और हमारे तक भी पहुंची है कि कुछ एम्बुलेंस के जो वहां पे चालक हैं वो मनमाने ढंग से यहाँ पर पैसे वसूल रहे हैं। जैसे कि अभी मैटर आया कि गुड़गांव से लेकर लुधियाना तक लेकर जाना था तो उसने 1 लाख समथिंग पैसे मांगे। अगर कल की ही बात कर लें तो कल भी एक चालक ने एक जो यात्री है उसको अंबाला से चंडीगढ़ पीजे रेफर करना था, तो उससे काफी अधिक, मतलब कह सकते हैं कि 4 गुना पैसे उससे अधिक वसूलने चाहे। तो इसको लेकर जब वो एम्बुलेंस लेकर गया अंबाला कैंट से, तो रास्ते में ही उसके ऑक्सीजन ना होने से वहां पर जो कोरोना संक्रमित था उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल जो चालक है वो वहां एम्बुलेंस छोड़कर फरार हो गया है और इसके ऊपर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंकुर कपूर, साथ में ये भी हम समझने की कोशिश करें क्योंकि वैक्सीन को लेकर काफी जोर देने की कोशिश की जा रही है, हरियाणा में कैसी स्थिति है? लोगों को वैक्सीन मिल पा रही है जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए? बिल्कुल, अगर हरियाणा सरकार की बात करें, जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने जो प्रदेश भर में उपचाराधीन जो कोरोना जो मरीज हैं उनके होम आइसोलेशन किट जारी की है। उस किट के अंदर जो घरों में उपचार कर रहे हैं राज्य के जो करीब 98,000 जो मरीज हैं उनको लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें तो जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बात हुई है तो उन्होंने यही बताया कि जो स्वास्थ्य आयुष विभाग द्वारा जो कोविड मरीजों को किट दी गई है, ये किट प्रत्येक उस मरीज को दी जाएगी जो होम आइसोलेशन है और इस किट में एक ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, स्टीमर, 3 लेयर मास्क, आयुष कवच और ग्लोडेड अनु तेल वगैरह है, जिसके हिसाब से जो दबा सकते हैं। कुल 15 आइटम इसमें शामिल है, जिससे कह सकते हैं कि पूरी की जो किट की कीमत है वो 5,000 रुपए है। लेकिन जो होम आइसोलेशन है, जो मरीज है उनको यह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। तो कह सकते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से जो गृह मंत्री अनिल विज है उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया है कि जो कोरोना संक्रमित है उनको इसके लाभ पहुंचाया जा सके। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां से अपडेट मिल रहे हैं कि हर रोज 10-10 लोगों की जान जा रही है। रोहतक के टिटोली गांव की तस्वीरें हमने देखी, कितनी विचलित करने वाली थी। तो ऐसे गांवों में खासतौर पर किस तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, जैसा कि अगर हम बात करें रोहतक ही नहीं, अंबाला ही नहीं, आसपास के जितने भी एरिया वहां से दिन प्रतिदिन जो खबरें आ रही हैं, कभी 10 लोग मर रहे हैं तो कभी 12 तो कभी 14। तो इन सारी चीजों को लेकर जब हमारी ऑफिसर और मंत्रियों से बात होती है वो यही बात कह रहे हैं
कि फिलहाल हमने हरियाणा में लॉकडाउन इसीलिए लगाया है कि कोरोना संक्रमित जो आगे है वो बढ़ रहा है, और हम आगे आगे जो कह सकते हैं कि जो डॉक्टरों की कमी है उसको लेकर भी यहाँ पर हरियाणा में नए स्तर पर जो डॉक्टर हैं उनकी यहाँ पर भर्ती की जाएगी, और डॉक्टरों को अगर कह सके तो जो एमबीबीएस छात्र हैं उनको भी दोबारा इस क्षेत्र में लाया जाएगा और उनसे भी काम करवाया जाएगा कि किसी भी प्रकार से जो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां डॉक्टरों की कमी नजर ना आए और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हम कोरोना पर काबू पा सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ अंबाला से जुड़े, उन्होंने अंबाला के साथ साथ पूरे प्रदेश का जो हाल बताया आपको कि किस तरीके की स्थिति वहां पर है। वैक्सीनेशन को लेकर भी जोर देने की कोशिश की जा रही है, साथ में और भी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन साथ में लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। गुरु तेग बहादुर सिमरी फतेह प्रतिष्ठान ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
वाहे